ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन को पता चल जाता है कि वो स्पाई कैमरा हैना का था, क्योंकि जब कैमरा था तो उसका चार्जर भी होगा, इसीलिए ये चार्जर ढूंढने लग जाती है और इसको हैना के तकिए के नीचे से वो चार्जर भी मिल जाता है। और इसी वक्त अचानक हैना भी बाहर से रूम के अंदर आ जाती है। युन को यहाँ देखने के बाद इसको काफी वियर्ड लगता है। जब ये अपने स्टफ को चेक करती है तो इसको शक हो जाता है कि युन ने मेरी चीजों को हाथ लगाया था, क्योंकि इसका एक हैंगर उल्टा लटकाया हुआ था। फिर ये अपने तकिए के नीचे से चार्जर ढूंढने लगती है, लेकिन वो चार्जर होता है युन के पास। युन कहती है कि कहीं तुम इसको तो नहीं ढूंढ रही हो। ये देखने के बाद इसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ये उससे चार्जर छीनने की कोशिश कर रही होती है। युन उस चार्जर को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। हैना भी उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है, बट फाइनली युन इससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और वो चार्जर को लेकर सीधा हेड ऑफिस पहुंचती है और सबको बता देती है कि वो स्पाई कैमरा मेरा नहीं बल्कि हैना का था। युन यहाँ जंग को भी देखती है, जो उसके बचपन का दोस्त था। हैना की कंप्लेन अब काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर को भी इसके करतूत के बारे में पता चल गया था, बट ये लड़की इतनी चालाक होती है, ये कह रही होती है कि ये तो फोन का चार्जर है। बट प्रोफेसर कहते हैं कि एकेडमी में तो फोन भी अलाउ नहीं है। तो ये बहाना बनाने लगती है कि मेरी माँ घर पर बीमार है, इसीलिए मैं उनसे हर रोज फोन पर बात करती हूँ और ये चार्जर उसी फोन का है। प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, अगर ये चार्जर इसका है तो तुम मुझे चार्जर को प्लग करके दिखाओ। मतलब कि वो फोन और चार्जर को कनेक्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। बट दोस्तों मैं बता दूं कि चार्जर तो कनेक्ट होता नहीं, क्योंकि ये चार्जर इस फोन का था ही नहीं। तो आगे प्रोफेसर अब स्पाई कैमरा को अपने पॉकेट से निकालते हैं, जिसमें ये चार्जर उसमें इजीली फिट हो जाता है। मतलब कि ये चार्जर इस स्पाई कैमरा का था और वो स्पाई कैमरा हैना का था। बट अब सवाल ये था कि इसने इस कैमरा को एकेडमी में क्यों प्लेस किया था। इसका जवाब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। प्रोफेसर इसके फोन से रिसेंट कॉल किए गए नंबर पर दोबारा फोन लगा रहे होते हैं। ये देखकर ये काफी डर रही होती है, बट बहुत देर हो जाने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता। खैर अभी तो प्रोफेसर इसको भेज देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कल एक कमेटी बैठने वाली है, जिसमें तुमको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोई मिस्टीरियस आदमी हैना को फोन, चार्जर और स्पाई कैमरा दे रहा होता है ताकि ये जासूसी कर सके। हैना जब इससे पूछती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो, तो ये आदमी कहता है कि ये इसको बाद में बताएगा। अब इन दोनों की क्या केमिस्ट्री है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। खैर वहीं दूसरी तरफ हम युन को जंग के साथ देखते हैं। ये थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग को लेकर। युन बता रही होती है कि ट्रेनिंग इसके लिए काफी टफ है। थोड़े ही दिनों में इसको ऐसा फील हो रहा है जैसा कि बरसों बीत गए। पिछले पार्ट से आपको याद होगा जंग ने ही युन को पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इनकरेज किया था, बट अभी ये इनसे बहुत सारे कंप्लेन कर रही होती है। जंग इससे कहता है कि जब तुम यहाँ से स्कूल चली जाओगी, मतलब कि ट्रेनिंग स्कूल, तो तुम्हें वहाँ मुझे सर कह के बुलाना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इसका सीनियर था। युन के एक्सप्रेशन को देखकर हमें पता चलता है कि मे बी शी लाइक्स हिम। खैर अब इनकी कहानी कहाँ तक जाती है ये तो हमें देखनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ शान के दोस्त जो नूडल चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उसके लिए ये बुढ़िया इन लोगों से अपने सारे काम करवा रही होती है। बेचारे लोगों को लिफाफा बनाने का काम वो बुढ़िया सौंप देती है, और तो और ये नूडल्स के कप को भी उठाकर ले जाती है। इन लोगों ने पूरा उसको खाया भी नहीं था। बाद में शान भी इनके कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वो भी लिफाफे बनाने लग जाता है। बाद में पूरे हॉस्टल का लाइट बंद कर दिया जाता है, मगर इनका काम अभी तक अधूरा था। तो ये लोग वॉशरूम में आकर अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट था। काम करते करते किम का पेट जवाब दे देता है, जिसके बाद ये यहाँ का पूरा माहौल ही गंदा कर देता है। खैर अगली सुबह मीटिंग बैठती है। हैना से पूछा जा रहा होता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, बट ये बात को इधर उधर घुमा रही होती है। जो सच्चाई होती है वो नहीं बताती। ये कहती है कि यहाँ जो वायलेंस हो रहा होता है उसी को ये पब्लिक को दिखाना चाहते थे। आगे एक स्मॉल काउंसिल में प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि हमें कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बात एकेडमी की रेपुटेशन की थी। अगर वो वीडियो कहीं से भी लीक हो गई तो एकेडमी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए मामले को इंटरनल रखते हुए कमेटी हैना को 3 महीने के लिए डिटेंशन रूम में भेज देती है। मतलब कि उसे कोई भी बड़ा सजा नहीं दिया जाता। ये देखकर युन के फ्रेंड काफी नाराज हो रहे होते हैं कि उसे इतनी हल्की पनिशमेंट कैसे मिल सकती है। युन हैना पर काफी भड़क रही होती है, क्योंकि एक तो इसकी वजह से ये पहले
ही फंस चुकी थी और दूसरी ये कि इसने अभी तक इससे कोई भी माफी नहीं मांगा था। तो फिर इससे भी ये रूड बिहेव करती है और कहती है कि माफी किस बात की, तुमने तो गलती से मेरे जैकेट को अपना समझकर उठा लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है। अब ये ट्रेनर ह्यूग के पास जाती है और इनसे सवाल कर रही होती है कि आखिर उसे इतना इजी पनिशमेंट कैसे मिल सकता है, बट उल्टा ट्रेनर इस पे ही भड़कने लग जाता है क्योंकि ये ट्रबल क्रिएट कर रही होती है। यून गुस्से में यहाँ से कह के जाती है कि उसके वजह से मैं सस्पेंड होने वाली थी, बट आप लोगों ने उसको अभी तक जांच परखने के लिए डिटेंशन रूम में रखा है, जबकि उसे सस्पेंड करना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल घूम रहा है कि हैना को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, तो उसका एक ही जवाब है, सिर्फ स्कूल की इज्जत को बचाने के लिए। अब आगे रात में 9 बजे सभी बच्चे को जिम में असेंबल किया जाता है। हैना अपने रूम में नहीं होती है, इसीलिए उसके दरवाजे पे एक मैसेज छोड़ दिया जाता है कि उसे 9 बजे तक जिम में आ जाना है, बट अफसोस वो मैसेज हवा से इधर उधर हो जाता है। जब हैना अपने रूम में आती है तो इसको जिम में असेंबल होने की बात नहीं पता चल पाती, तो आराम से ये रूम में सोने के लिए चली जाती है। जब यून को पता चलता है कि हैना के लिए एक मैसेज है तो ये उसको दोबारा से उसके दरवाजे पे लगा देती है। उधर दूसरी तरफ ट्रेनर क्लास ले रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि हैना प्रैक्टिस के लिए नहीं आई है। लेडी ऑफिसर इसके पास जाती है और इसको काफी डांटती है क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं आई थी, बट गलती इसकी भी नहीं थी। जो मैसेज इसके लिए छोड़ा गया था वो हवा से उड़ जाता है, लेकिन जब ये रूम के अंदर जाती है तो यून ने उस मैसेज को इसके दरवाजे पे लगा दिया था, ये सोच के कि शायद ये उसे देख ले। ट्रेनर ह्यूग इससे पूछता है कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं आई, तो हैना कहती है कि मुझे ये बात नहीं पता थी। तो ह्यूग कहता है कि क्यों तुम इस बार वीडियो नहीं बना पाई, मतलब कि ये इसका मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि अब इसने गलती की थी तो सजा भी मिलेगी। इसको बैठकर इस जिम के 30 राउंड लगाने के लिए कहा जाता है। ये पूरे 30 राउंड जैसे तैसे तो कंप्लीट कर लेती है, बट फाइनली एंड में ये बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसके बाद इसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यून को रियलाइज हो जाता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें हैना की कोई भी गलती नहीं थी। उसने सच में वो मैसेज नहीं देखा था, इसीलिए वो ट्रेनिंग पर नहीं पहुंच पाई। इस बात का कंप्लेन करने के लिए ये सीधा डीन के पास पहुंच जाती है। ये कहती है कि उसने जो भी किया उसके लिए तो उसे सजा मिल रही है, बट आप लोग उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। यहाँ यून का कोई भी बात नहीं सुना जाता और यहाँ से भेज दिया जाता है। इस बात से ह्यूग अपने स्टूडेंट पर काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि किसी ने इसकी शिकायत डीन से जाकर कर दी थी। इसको पता चल जाता है कि कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि यून ने किया था। ह्यूग इसके पैर में मारता है और इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन ये लड़की यहाँ भी नहीं रुकती और ह्यूग से कह रही होती है कि इसने कोई भी गलत काम नहीं किया, हम लोग यहाँ सिर्फ पनिशमेंट पाने के लिए नहीं आए हैं, प्लीज आप अपने वर्बल और फिजिकल अब्यूज को बंद करें ताकि हम आपकी रिस्पेक्ट कर सके। ये सुनकर ह्यूग इसे मारने ही वाला था, तभी शान इसका हाथ पकड़ लेता है। अब इन दोनों की वजह से सभी स्टूडेंट को फिर से पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन इसी वक्त शान इस अकेडमी के शपथ को दोहराने लगता है। ये कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और अन्याय के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये सुनकर यून भी इस शपथ को दोहराने लगती है और इनको देखते देखते सभी बच्चे धीरे धीरे इस शपथ को दोहराने लगते हैं कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और अन्याय के खिलाफ कभी झुकूंगा नहीं। बेसिकली ये लोग यहाँ पर अन्याय के खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ तक के 2 दिन प्रैक्टिस से भी इनकार कर देते हैं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। फाइनली एकेडमी को स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ता है और अब ये लोग नए लॉ को पास करते हैं कि मिलिट्री स्टाइल की ट्रेनिंग को अब अवॉइड किया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस की जाएगी। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हो रहे होते हैं। सभी लोग यून कांग को थैंक यू कह रहे थे क्योंकि इसने पूरे सिस्टम को ही चेंज करवा दिया था। अब सभी लोगों को एक नए नियम कानून के साथ दोबारा कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में स्वागत किया जाता है और इसके नए प्रेसिडेंट होते हैं जंग जुचान, जो कि यून के फ्रेंड थे। बच्चों को पूरी छूट दे दी जाती है कि ये कहीं भी घूम सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इसी बीच एक लड़की पूछती है कि क्या यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट को डेट करना अलाउ है, तो जंग इन्हें कहते हैं कि हाँ और इन लोगों को इस बात की भी छूट दे दी जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यून कांग अपने पास कैंडीज को देख रही होती है। ये वही कैंडीज था जो जंग ने इसको दिया था जब वो यून को स्पेशल क्लास देने के लिए आते थे। यून उसी दिन से जंग को पसंद करने लगी थी, इसीलिए सारी मीटिंग वीटिंग खत्म होने के बाद ये रात में आराम से उससे मिलने के लिए जा रही होती है, बट ये देखती है कि जंग का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।